हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अब वह निकिता के पास आकर खड़ा हुआ और निकिता से पूछता है, तुम यहाँ इस पार्टी में कैसे और एजे के सेक्रेटरी शिवाय के साथ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब, तुम भी तो यहाँ हो। मैंने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम यहाँ अपने सेक्रेटरी के साथ क्या कर रहे हो। वैसे एक बात बताओ, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास तो इतनी भी फुर्सत नहीं है कि तुम अपनी वाइफ के साथ बात भी कर सको, और यहाँ अपनी सेक्रेटरी के साथ एक एंगेजमेंट पार्टी को एंजॉय करने आए हो। इतना वक्त मिल गया तुम्हें? कहते हुए निकिता के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी रूड थे, और निकिता के चेहरे के इस एक्सप्रेशन को देखकर रुद्र समझ चुका था कि निकिता अब तक उससे पुरानी बातों को लेकर नाराज है। और अब वह निकिता के सामने बैठकर उसे समझाते हुए बोला, देखो निक्की, मुझे लगता है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। देखो, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम बस इतना समझ लो कि तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सचमुच आजकल बहुत बिजी हूँ, और इस पार्टी में भी मैं। खैर छोड़ो, तुम यह बताओ कि तुम घर वापस कब आ रही हो? देखो, मुझे लगता है तुम काफी रह ली अपनी दोस्त के पास। अब तुम्हें घर वापस आ जाना चाहिए। और रुद्र की इस बात को सुनकर निकिता अपने चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल लाते हुए बोली, घर? कौन सा घर? वह 4 दीवारी आलीशान बंगले को तुम घर कहते हो, जहाँ एक और दिन भर सिर्फ अपने पति के वापस घर लौटने का इंतजार करती है, और वह पति घर आने के बाद अपनी बीवी को इस तरह इग्नोर करता था जैसे उसके होने या ना होने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और आज फाइनली तुम्हें एहसास हो रहा है कि मुझे उस घर में वापस आ जाना चाहिए, इतने दिनों बाद। रुद्र, तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ जल्दी मुझे घर लौट आने के लिए कह दिया? मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि तुम्हें याद ही नहीं कि तुम्हारी कोई बीवी भी है जो फिलहाल उस घर से बाहर है। आखिर क्यों लौट आऊं मैं उस घर में? बताओ मुझे। मुझे एक रीजन दो, क्योंकि मेरे वहां होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को मेरा इंतजार नहीं है। मैं वहां सिर्फ लोगों पर बोझ ही तो थी, जो दिन भर खाली बैठकर सिर्फ फालतू की बातें सोचती थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अब मेरा वहां ना रहना तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब कोई तुम्हें आने जाने पर सवाल नहीं करता, कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करता। कहाँ थे, किसके साथ थे, कुछ नहीं। इनफैक्ट अब तुम्हारी लाइफ पहले की तरह हो गई है, आजाद। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जिसके साथ चाहो जिसके साथ रह सकते हो। अपनी मर्जी के हिसाब से डिनर पार्टी, मनचाही लड़कियों के साथ घूमना सब कर सकते हो। और अब तो तुम्हें बिजी रहने का बहाना भी नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि इस बहाने को सुनने के बाद अब तुमसे कोई लड़ाई करने वाला नहीं है। इन्हीं चीजों को तो तुम मिस करते थे ना। यही लाइफ तो चाहिए थी तुम्हें। तुम तो आजकल एक सच्चे बिजनेसमैन हो गए हो। तो बताओ, तुम्हारा बेनिफिट किस में है? इन शब्दों को कहते हुए निकिता की आंखों में दर्द उतर आया था, जिन्हें वह लाख कोशिश करने के बाद भी छुपा नहीं पा रही थी। और उसकी बातों को सुनकर रुद्र ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने एक बार फिर निकिता को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, देखो निक्की, मैं जानता हूँ शायद पिछले कुछ दिनों में तुम मुझसे बहुत हर्ट हुई हो, लेकिन प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ बता या समझा नहीं सकता। क्या नहीं समझा सकती मैं रुद्र? क्या तुमने कभी समझाने की कोशिश की है? नहीं की, बल्कि तुम सिचुएशन से भाग रहे हो, कुछ क्लियर नहीं करते क्या चाहते हो और क्या नहीं। मैंने कितनी बार जानने की कोशिश भी की, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना भी वक्त नहीं कि तुम मुझे कुछ बता सको, या फिर बताना ही नहीं चाहते। मैं हर्ट हुई हूँ या नहीं, जी रही हूँ या मर रही हूँ, तुम्हें तो इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बिजी हो गए हो रुद्र। एक बात कहना चाहूंगी, याद रखो, हो सके तो इतनी बिजी मत हो जो कि लोग तुम्हारे लौटने की उम्मीद ही छोड़ दें। सच कहूँ तो मैं उस घर को छोड़कर आई नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें एक स्पेस दे रही हूँ, तुम्हें यह समझने के लिए कि तुम डिसाइड कर सको तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। अगर इम्पोर्टेंस मेरे लिए हुई तो लौट आना, और अगर किसी और के लिए हुई तो प्लीज़ क्लियर कर देना। यूँ इस तरह दर्द देने की कोशिश मत करो, क्योंकि मोहब्बत का दर्द सचमुच बहुत बेदर्द होता है। काश तुमने की होती तो एहसास होता। निकिता के इन शब्दों को सुनकर रुद्र कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक शिवाय वहां आकर निकिता और रुद्र को बात करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया, आप यहाँ? अचानक शिवाय को वहां देखकर निकिता खामोश हो गई। तभी रुद्र शिवाय की तरफ देखते हुए बोला, जी हाँ, मैं यहाँ अपने क्लाइंट मिस्टर वालिया के स्पेशल इनविटेशन पर आया था, पर आप और निकिता एक साथ, मेरा मतलब। और इससे पहले कि रुद्र कुछ और कह पाता, तभी शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, निकिता, आप जानते हैं इन्हें? ओह, मैं तो भूल ही गया, आप इन्हें कैसे नहीं जानेंगे। यह क्वीन की बेस्ट फ्रेंड जो है, और आप तो किंग के रिलेटिव हैं। वैसे मैं और मिस सिंघानिया यहाँ मिस्टर वालिया के साथ किसी इम्पोर्टेंट डील के सिलसिले में आए थे, हमारी कंपनी की तरफ से। बाय द वे, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर निकिता की तरफ देखकर बोला, मिस सिंघानिया, मिस्टर वालिया से मेरी बात हो गई है। वह कह रहे थे कि फिलहाल उनके पास टाइम है, तो यह मीटिंग का सही समय है। उसके बाद वह बिजी हो जाएंगे, तो मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। और शिवाय की बात सुनकर निकिता जल्दी से अपनी जगह से खड़े होकर हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, चलिए शिवाय। और अब शिवाय रुद्र को एक्सक्यूज मी करते हुए बोला, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, पर फिलहाल हमें चलना होगा। हम आपसे बाद में मिलते हैं, प्लीज एक्सक्यूज मी। और इतना कहकर शिवाय निकिता के साथ वहां से चला गया। और रुद्र उन दोनों को जाता हुआ देखकर शिवाय की बात पर गौर करते हुए बोला, मिस सिंघानिया, इसका क्या मतलब है? इधर दूसरी तरफ शिवाय और निकिता काफी अच्छे से मिस्टर वालिया को अपनी तरफ से आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं और उनसे प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए कुछ दिन का टाइम और ले लेते हैं। मिस्टर वालिया को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उन्हें निकिता का प्रपोजल काफी अच्छा लगा था। ठीक है मिस सिंघानिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने बेटे की शादी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो लगभग 15 दिन बाद लौटूंगा। मुझे लगता है इतना वक्त काफ़ी होगा आप लोगों के प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको कुछ दिन चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे मैं सचमुच आपका प्रपोजल से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और मिस्टर वालिया की बात सुनकर निकिता और शिवाय मुस्कुराते हुए उन्हें थैंक यू बोलते हैं। तो ठीक है मिस्टर वालिया, फिलहाल हम चलते हैं। कहते हुए शिवाय और निकिता वहाँ से जाने लगे। तभी मिस्टर वालिया उन्हें रोकते हुए बोला, अरे ऐसे कैसे, आप लोग इस तरह नहीं जा सकते। थोड़ी ही देर में इंगेजमेंट होने वाली है, आप लोग थोड़ा रुक कर जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। मिस्टर वालिया की बात सुनकर निकिता का रुकने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, वह मना करने ही वाली थी। तभी शिवाय को निकिता के साथ वक्त बिताने का यह अच्छा मौका लगा, इसीलिए शिवाय ने मौका अपने हाथ से ना गवाते हुए तुरंत ही मिस्टर वालिया को हाँ कह दिया। ओके मिस्टर वालिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इतनी प्यार से पूछ रहे हैं तो हम जरूर इंगेजमेंट देखकर ही जाएंगे। ओह दैट्स वेरी गुड मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय, एंजॉय योरसेल्फ। इतना कहकर मिस्टर वालिया वहां से चले गए। मिस्टर वालिया के जाने के बाद निकिता ने शिवाय से कहा, शिवाय आपको क्या जरूरत थी हाँ कहने की? मुझे यहाँ रहने का दिल नहीं कर रहा, मुझे घुटन हो रही है। और यह सुनकर शिवाय मासूम सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं जानता हूँ मिस सिंघानिया, लेकिन मिस्टर वालिया ने इतने प्यार से पूछा तो मुझे ना कहना ठीक नहीं लगा। वैसे भी वह हमारे क्लाइंट है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ी देर रुक लेते हैं, फिर चले जाएंगे, इससे उनका मन भी रह जाएगा। निकिता को भी शिवाय की बात सही लगी, और वैसे भी सिर्फ रुद्र के कारण वह अपने क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकती थी, इसीलिए ना चाहते हुए भी वह शिवाय के साथ पार्टी को एंजॉय करने के लिए तैयार हो गई। अब वह दोनों उससे बाहर आए, तभी अचानक निकिता का पैर उसके गाउन में फंस गया। निकिता खुद को संभाल नहीं पाई और जैसे ही गिरने वाली थी, तभी शिवाय ने अपनी तेजी दिखाते हुए निकिता को उसकी कमर से थाम लिया। निकिता जो कि गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, कुछ पल दर्द का एहसास ना होने पर उसने आंखें खोली तो देखा सामने शिवाय का हैंडसम सा चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था। शिवाय लगभग उसे कमर से थामे हुए उसकी तरफ झुका हुआ था और निकिता के दोनों हाथ अपने आप शिवाय के कंधे पर जा चुके थे। निकिता सिर्फ अपने एक पैर पर खड़ी थी और उसका दूसरा पैर हवा में अटक चुका था। वह दोनों इस वक्त एक बहुत ही रोमांटिक पोजीशन में थे। कुछ पल के लिए दोनों का आई कांटेक्ट हुआ। निकिता को एक बार फिर खुद को इतना करीब महसूस कर शिवाय के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। निकिता जो कि अब तक कंफ्यूज थी, अचानक ही शिवाय को इस तरह देखकर उसे कुछ दिन पहले की घटना याद आई कि वह एक बार पहले भी इस सिचुएशन में फंस चुकी थी और उस वक्त भी किसी लड़के ने उसे बचाया था। निकिता को एक झटके में याद आया कि वह वही 5 स्टार होटल वाला लड़का है, क्योंकि इतने दिनों से निकिता ने शिवाय के चेहरे पर गौर ही नहीं किया था।
और तभी शिवाय मुस्कुराकर निकिता को यूं ही झुके हुए उसे देखते हुए बोला, आप हमेशा इसी तरह गिरती पड़ती रहती हैं क्या मिस सिंघानिया? या यह स्पेशल अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरे लिए है? अगर ऐसा है तो मुझे अभी बता दीजिए ताकि मैं हर वक्त आपको संभालने के लिए आपके आसपास ही रहूं। इन शब्दों को कहते हुए शिवाय के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जैसे मानो वह निकिता के साथ फ्लर्ट कर रहा हो। और शिवाय की इस बात को सुनकर निकिता अचानक अपने होश में आई। वह जल्दी से शिवाय के कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए धीरे से सीधा खड़े होने की कोशिश करने लगी, जो महसूस करते हुए शिवाय ने भी उसे सीधा खड़ा करने में मदद की। तभी निकिता थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में अपनी नज़र इधर उधर करते हुए शिवाय से माफ़ी मांगते हुए बोली, एम सॉरी, पता नहीं कैसे मेरा पैर। लेकिन क्या आपको हमारी पहली मुलाकात याद थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और यह सुनकर शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कमोन, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और मैं आपसे क्या बताता, यही कि आप पिछली बार गिरी थी और मैंने आपको संभाला था। यह कुछ अजीब नहीं हो जाता? मुझे नहीं लगा कि यह बात बतानी इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इम्पोर्टेंट होती तो आप कभी भूलती ही नहीं। वैसे अच्छा ही हुआ आपके कदम एक बार फिर लड़खड़ा गए, इसी बहाने आपको मुझ जैसा नाचीज याद तो आया। वैसे सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, इनफैक्ट मुझे अच्छा लगा कि आप जैसी खूबसूरत लड़की को बार बार संभालने का मौका मुझे मिल रहा है। लगता है ऊपर वाला काफ़ी मेहरबान है आजकल मुझ पर, या फिर इस तरह की सिचुएशन बार बार क्रिएट करके वह एक नई साजिश रच रहा है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? और शिवाय के मुंह से इन शब्दों को सुनकर निकिता उसे हैरानी से देखते हुए बोली, शिवाय, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? शिवाय चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए आंखें मटकते हुए, अगर मैं कहूँ हाँ तो? निकिता मुंह बनाकर उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए, तो मैं कहूँगी कि मत कीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। शिवाय मुस्कुराकर उसे छेड़ते हुए, जी कोई बात नहीं, आप मुझे कच्ची दाल ही परोस देना, मुझे वह भी चलेगा, बस परोसते समय थोड़ा सा मुस्कुरा देना, आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, शायद मेरी दाल भी गल जाए। शिवाय की ऐसी अजीबोगरीब बात सुनकर निकिता ने मुंह बनाते हुए थोड़ी हैरानी जताकर कहा, शिवाय, क्या हो गया है आपको? आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? सुबह से कोई और नहीं मिला क्या, या पीकर आए हैं? कहते हुए निकिता उसके कपड़ों को दूर से ही हल्का सा स्मेल करने की कोशिश करने लगी। और निकिता की इस हरकत को देखकर शिवाय ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी पहले तो नहीं पिया था, लेकिन अभी अभी आपकी गहरी आंखों में झांका तो नशा सा हो गया, शायद उसी ने बहका दिया है, अब होश कब आएगा भगवान जाने। और फाइनली शिवा की इन बातों को सुनकर निकिता उसे कुछ देर हैरानी से देखते हुए और फिर अचानक ही जोर जोर से हंसने लगी। और हंसते हंसते अचानक ही शिवाय को उसने एक पंच मारते हुए कहा, शिवाय, अब सचमुच बहुत फनी है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह की बातें भी कर सकते हैं। लगता है आप बहुत बड़े फ्लर्टी हैं, या फिर शायद मुझे तो लगा था खड़ूस चीजू के साथ रहकर आप भी बिल्कुल उनकी तरह ही होंगे। खड़ूस और आपकी पर्सनैलिटी तो सचमुच काफ़ी अनोखी है। और निकिता को इस तरह हंसते हुए देखकर शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आपका क्या ख्याल है मेरी इस पर्सनैलिटी के बारे में? आपको अच्छा लगा या आपको भी बॉस जैसा खड़ूस इंसान ही पसंद है? आप जैसा कहें मैं वैसी पर्सनैलिटी बना सकता हूँ। वैसे मुझे जहाँ तक पता है लड़कियों को चॉकलेटी बॉय का किरदार बहुत पसंद आता है। और शिवाय के इन शब्दों को सुनकर निकिता के चेहरे की मुस्कान अचानक ही गायब हो गई और अचानक उसे रुद्र का ख्याल आया। और अब वह अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, हर वह किरदार जो दिल को लुभाए जरूरी नहीं कि रिश्ते भी निभाए। कुछ किरदार बांस की तरह होते हैं, लंबे घने चमकदार, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, आंखों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब बात मजबूती की कसौटी पर परखने की आती है तो पता चलता है कि वह तो खोखले हैं। चल पड़ी तो आपकी किस्मत, ना चली तो राख। इन शब्दों को कहते हुए निकिता की आंखों में एक दर्द था और उसकी अजीब सी इन बातों को सुनकर शिवाय को कुछ भी समझ नहीं आया। वह कन्फ्यूजन नज़रों से निकिता की तरफ देखते हुए बोला, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझा नहीं। आपने मुझे शायर कहा था, लेकिन मुझे तो आप फिलोसफर लगती हैं। काफ़ी गहरी बातें कह दी हैं आपने जो मेरी समझ से परे हैं।
और शिवाय के कंफ्यूजन नजरों को देखकर निकिता अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, चलिए अच्छा है, क्योंकि हर बात समझी जाए यह जरूरी नहीं है। खैर, जब हमने पार्टी में रहने का डिसाइड कर ही लिया है तो चलिए कुछ खा लिया जाए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ओह सॉरी, चलिए चलते हैं, कहते हुए शिवाय निकिता को अपने साथ वहां से ले गया। लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान थे कि एक जोड़ी ब्राउन आंखें न जाने कब से उन दोनों को घूर रही थी। रुद्र, जो कि इस वक्त होटल के हॉल एरिया में खड़े अपने किसी बिजनेस पार्टनर के साथ बात कर रहा था, उसकी नज़र अचानक ही ऊपर कॉरिडोर एरिया की तरफ गई, जहां शिवाय और निकिता आपस में बातें कर रहे थे। रुद्र ने निकिता को शिवाय की बाहों में भी देखा था और फिर दोनों की हंसी मजाक करते हुए, जाहिर सी बात थी वह उनकी बातों को सुन नहीं सकता था। लेकिन निकिता को शिवाय के साथ इतना कंफर्टेबल देखकर कहीं ना कहीं रुद्र को काफी जलन हो रही थी। उसके हाथों में इस वक्त वाइन का गिलास था जिस पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। अचानक निकिता और शिवाय को वहां से जाता हुआ देखकर वह गुस्से से उनकी तरफ चला ही था, तभी रुद्र को मिस्टर वालिया ने रोकते हुए बातें करना शुरू कर दिया। वह किसी इम्पोर्टेंट डील के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि शायद यह डील जिंदल इंडस्ट्री के साथ सिंघानिया इंडस्ट्री के साथ भी टाई अप था, यानी कुछ बड़ी कंपनियों की पार्टनरशिप। अब ना चाहते हुए भी रुद्र को मिस्टर वालिया से बात करनी पड़ी, लेकिन रुद्र की नज़र अभी भी उस कॉर्नर पर थी जहां शिवाय और निकिता खाना खाने के लिए गए थे। रुद्र अपनी ही जगह पर खड़ा होकर उन दोनों को देख सकता था। अब शिवाय और निकिता खाना खा रहे थे। खाना खाते हुए शिवाय निकिता को इम्प्रेस करने के लिए मस्ती मजाक भी कर रहा था, जिसे कहीं ना कहीं निकिता भी एंजॉय कर रही थी। और तभी खाना खाते हुए अचानक ही निकिता के मुंह के कॉर्नर पर सॉस लग गया, जिसे शिवाय ने निकिता को पॉइंट आउट भी किया। निकिता टिश्यू पेपर से अपने सॉस को साफ कर रही थी कि तभी शिवाय अपने हाथों में लिए हुए टिश्यू पेपर से उसके सॉस साफ करने में हेल्प करने लगा। यह नज़ारा दूसरों के लिए ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं था, लेकिन दूर खड़े रुद्र के तन बदन में आग लग गई और अब वह खुद को रोक नहीं सका। वह गुस्से में आकर एक झटके में अपने हाथों में लिया हुआ वाइन का ग्लास खाली कर चुका था और उस ग्लास को पास से गुजर रही एक वेटर की ट्रे में रखकर तेजी से निकिता की तरफ बढ़ चुका था। और निकिता रुद्र के गुस्से से अनजान अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए शिवाय से बोली, शिवाय, मुझे वॉशरूम जाना है, आप यहीं बैठिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर निकिता वहां से चली गई और रुद्र तेजी से दांत पीसते हुए निकिता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। लेकिन तभी अचानक ही उसकी सेक्रेटरी रीतू जानबूझकर रुद्र का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उससे टकरा गई और जानबूझकर अपने हाथ में लिया हुआ जूस अपने कपड़ों पर गिरा लिया और मासूम सा बनने का नाटक करते हुए रुद्र से माफी मांगते हुए बोली, ओ सॉरी सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं, और सिट, मेरी ड्रेस, कहते हुए वह अपने हाथों से अपनी ड्रेस को साफ करने की कोशिश करने लगी। अब रुद्र के कदम ना चाहते हुए भी रीतू के लिए रुक गए। वह रीतू से माफी मांगते हुए अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकालकर उसे देते हुए बोला, ओ आई एम सॉरी रीतू, मैंने देखा नहीं, प्लीज यह रुमाल लो और जल्दी से अपनी ड्रेस साफ कर लो वरना स्टैन लग जाएगा। ओके ओके सर, मैं अभी आई। इतना कहकर रीतू रुद्र का रुमाल लेकर बाथरूम की तरफ चली गई, जहां निकिता पहले से ही मौजूद थी। निकिता वॉशरूम में वॉश बेसिन के सामने खड़े होकर अपना हाथ धो रही थी। तभी रीतू बड़ी ही अदा के साथ अपना बैग लेकर निकिता के बगल में आकर खड़ी हो गई और आईने के सामने अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए अपने बैग से रुद्र का रुमाल निकाला और उसकी मदद से अपनी ड्रेस साफ करने लगी। तभी निकिता का ध्यान रीतू की तरफ गया। निकिता को याद आया कि यह रुद्र का सेक्रेटरी है, क्योंकि उसने पहले भी रुद्र को अपने सेक्रेटरी के साथ देखा था। उसे देखकर निकिता का मुंह बन गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। और तभी निकिता का ध्यान रीतू के हाथ में रुद्र के रुमाल पर गया, जिसे देखकर निकिता की आंखें कोल्ड हो गई। यह रुमाल तो बिल्कुल उस रुमाल की तरह है जो मैंने रुद्र को गिफ्ट किया था, लेकिन यह इसके पास क्या कर रहा है? अब निकिता से रहा नहीं गया और उसने रीतू को रुमाल की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, यह रुमाल तो जेंट्स का रुमाल है, तुम्हारे पास कैसे? और निकिता की बात को सुनकर रीतू मुंह बनाते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, तुमसे मतलब? हाँ, यह जेंट्स का रुमाल है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया है। रीतू मुंह से रुद्र को अपना बॉयफ्रेंड सुनकर तो निकिता के तन बदन में आग लग गई। उसे रुद्र और रीतू के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? वह बाहर तुम्हारा बॉस रुद्र प्रताप सिंघानिया। क्या तुम उसकी बात कर रही हो? क्या तुम्हें मालूम है कि वह शादीशुदा है? हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? किस किताब में लिखा है
कि शादीशुदा इंसान को डेट नहीं कर सकते? अगर वह इंसान अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है, उसकी वाइफ उसे अटेंशन नहीं देती या उसके लायक ना हो, तो मर्द को पूरा हक है दूसरी औरत के साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का। बिना प्यार के किसी भी रिश्ते में रहने से अच्छा है कि उस रिश्ते से गिव अप कर लिया जाए या उसे इग्नोर कर दिया जाए। मेरे बॉस ने मुझे प्रपोज किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और तुम कौन होती हो मुझसे यह सवाल करने वाली? अपने काम से काम रखो, समझी? कहकर रितु बाथरूम से बाहर जाने लगी, लेकिन वह जैसे ही बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकली, निकिता को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। वह अपने गुस्से को फाइनली कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने दांत पीसते हुए रितु के पीछे गई और बाथरूम के दरवाजे के जस्ट बाहर निकलकर उसने रितु को पीछे से उसकी बाहों से पकड़ा और झटके से अपनी तरफ घुमाकर खींचकर एक थप्पड़ रितु के गालों पर दे मारा। रितु इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था। उसके हाथ अपने आप अपने गालों पर चले गए। उसके गाल पर निकिता के थप्पड़ के निशान बन चुके थे। वह हैरान थी और तभी निकिता ने गुस्से से दांत पीसते हुए उसे अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, क्या कहा तूने? मैं कौन होती हूँ? तो सुन, मैं हूँ निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया, तेरे उस सो कॉल्ड बॉस और बॉयफ्रेंड की वाइफ, लीगल वाइफ। और तूने अपने हाथों में यह जो रुमाल ले रखा है, यह तेरे बदन पर पहने हुए कपड़ों की कीमत से कहीं ज्यादा ऊंची कीमत का है। जब मैंने अपनी पति को गिफ्ट किया था, इस रुमाल की कीमत से ही तू अपनी औकात का अंदाजा लगा सकती है। तुम जैसी दो कौड़ी की घटिया लड़की मेरे और मेरे पति के रिश्ते को डिसाइड करेगी? आखिर है कौन तू? इतना कहकर निकिता ने गुस्से से उसके बालों को पीछे से अपनी मुट्ठी में दबा लिया और उसे लगभग खींचते हुए दांत पीसकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एक बात याद रख, तू मेरे पति की रखैल तो बन सकती है, लेकिन उसकी बीवी बनने के सपने मत देखना, क्योंकि मेरे पति को रोज बेडशीट चेंज करने की आदत है, लेकिन उसका घर और बेडरूम आज भी एक है। तेरे लिए बेहतर यही होगा कि उससे दूर रह और अपनी औकात याद रख, समझी? वरना तूने अपनी जिस खूबसूरती के जाल में मेरे पति को फंसाने के सपने देखे हैं, मैं उसका नक्शा इस हद तक बदल दूंगी कि तू खुद को पहचान नहीं पाएगी, समझी? कहते हुए निकिता ने रितु के बालों को झटका और छोड़ दिया, जिसके कारण रितु अपना सर पकड़कर हिलने लगी। उसे लगभग चक्कर आने लगे थे। निकिता अभी उसे धमकी दे ही रही थी कि तभी अचानक ही किसी ने निकिता का हाथ पकड़कर उसे रितु से दूर किया। और इससे पहले कि निकिता कुछ समझ पाती, रुद्र निकिता पर लगभग चिल्लाते हुए बोला, निकिता, यह क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? इस तरह तुम मेरी सेक्रेटरी को हर्ट नहीं कर सकती। तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस तरह मेरी सेक्रेटरी के साथ जंगलियों जैसा व्यवहार क्यों कर रही हो? देखो क्या हालत बना दी है तुमने बेचारी की। रितु, तुम ठीक तो हो? कहते हुए रुद्र रितु को देखने लगा, लेकिन निकिता हैरानी से रुद्र की बातों को सुन रही थी। उसे रुद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इससे पहले कि वह रुद्र से कुछ कहती, रितु मासूम सा चेहरा बनाकर लगभग जोर जोर से रोते हुए रुद्र के पीछे छुप गई और रुद्र से निकिता की शिकायत करते हुए बोली, सर प्लीज मुझे बताइए सर, यह मैडम कह रही हैं कि यह आपकी वाइफ है, और जब इन्हें पता चला कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ तो पता नहीं क्यों इन्होंने मुझे जोर से खींचकर थप्पड़ मारा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने मेरे बाल भी पकड़कर खींचे और मुझे कहा कि मैं आपकी रखैल बन सकती हूँ, लेकिन इनकी जगह लेने की कोशिश ना करूँ। आपकी रोज बेडशीट चेंज करने की आदत है, मैं आपको दूर रहूँ, और अगर नहीं रही तो यह मेरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ देंगी। सर, मुझे लगता है कि मैडम को आपके और मेरे बारे में कुछ गलतफहमी हो गई है। सर प्लीज मुझे मैडम से बचा लीजिए, वरना यह सचमुच मेरे चेहरे को खराब कर देंगी। और इतना कहकर वह रुद्र के शर्ट को पीछे से अपनी मुट्ठी में दबाकर जोर जोर से रो रही थी। उसका यह बेचारा एक्ट देखकर रुद्र को उस पर दया आने लगी। उसने रितु को अपने पीछे करते हुए उसे शांत करते हुए कहा, रितु, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और अपना हुलिया ठीक करो, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। मैं यहाँ मैडम को समझाता हूँ, ठीक है? जी सर, प्लीज मैडम को अच्छे से समझा देना। और इतना कहकर रितु वहां से घूमकर वापस बाथरूम की तरफ चली गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल थी। वह अपने चेहरे को अपने हाथ से सहलाते हुए बोली, अब देखती हूँ आप लोगों के रिश्ते को टूटने से कौन बचाता है। उस दिन उस मिसेज जिंदल ने सिर्फ तुम्हारे कारण मुझे पूरे ऑफिस के सामने तमाचा मारा था, लेकिन आज यहाँ मैं अपना बदला लेकर एक तीर से दो शिकार किए हैं। सर की नजरों में तुम्हें गिराकर खुद अच्छी भी बन गई और तुम लोगों के रिश्ते की बची हुई
कुछ उम्मीद गलतफहमी से खुद ही टूट जाएगी। तुम अपना यह दुख भरा चेहरा लेकर जब अपनी दोस्त के सामने जाओगी तो तुम्हें तकलीफ में देखकर उसे और तकलीफ होगी और मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। तुम तो मुझे उस दिन से खटक रही हो जिस दिन से तुम्हारी दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा है, और तब से ही मैं तुम्हारे बारे में पता लगा रही थी। आज तुम्हें इस पार्टी में देखकर मैंने अपना काम कर दिया। अब तुम जानो, और अब तुम्हारा पति मेरा होगा और बहुत जल्द तुम्हारी पोजीशन भी। इन शब्दों को दिल ही दिल में कहते हुए रीतू वहां से निकल गई, और रीतू के जाने के बाद रुद्र ने गुस्से से निकिता की तरफ देखा। हेलो गाइज, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हा 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 हा, अब तुम्हारा पति मेरा होगा और बहुत जल्द तुम्हारी पोजीशन भी। इन शब्दों को दिल ही दिल में कहते हुए रीतू वहां से निकल गई, और रीतू के जाने के बाद रुद्र ने गुस्से से निकिता की तरफ देखा और कहा, यह सब क्या है निक्की? यह कौन सा पागलपन है? तुमने मेरी सेक्रेटरी को इस तरह क्यों मारा? मैंने उसे क्यों मारा, यह तुम मुझसे पूछ रहे हो रुद्र? पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारा रुमाल उसके पास क्या कर रहा था और तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? मैंने उसे मारा, यह जानकर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा उसके साथ? साफ साफ कहो रुद्र, आखिर चाहते क्या हो तुम? कहते हुए निकिता गुस्से से रुद्र पर चिल्ला रही थी, और निकिता को इस तरह गुस्से में देखकर रुद्र लगभग अपने बाल नोचते हुए गुस्से से बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है निकिता? क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बताओ कि तुम शिवाय सिंह ओबरॉय की बाहों में क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढ रही हो, इसीलिए तो घर नहीं आ रही? देखो निकिता, मुझे लगता है यह बात अब बहुत बढ़ चुकी है। तुम मुझे दूसरी लड़कियों के साथ इमेजिन भी कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की कि मैं फ़िलहाल बिजी चल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मन में तो मेरे लिए शक बढ़ता ही जा रहा है, और अब यह शक पागलपन बनता जा रहा है। और तुम्हारी यह आज की हरकत इस बात का सबूत है। वह सिर्फ मेरी सेक्रेटरी है, लेकिन तुमने यह हरकत करके उसके सामने मेरा सर झुका दिया। अरे क्या सोचेगी वह मेरे बारे में? क्या कितनी सक्की बीवी है मेरी? कम से कम मेरी रेपुटेशन का ख्याल तो रखा होता। मैं जानता हूँ तुम इन दिनों इनसिक्योर हो रही हो, लेकिन मेरा यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। और रुद्र की इन बातों को सुनकर निकिता को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक की गुस्से से रुद्र की कॉलर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर चिल्लाते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो तुम रुद्र? तुम्हें समझ भी आ रहा है? तुम अपनी गलतियों को और अय्यासियों को छुपाने के लिए मेरा नाम शिवाय के साथ जोड़ रहे हो। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? और तुम्हें लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई है? मैं तुम पर यकीन करूं? कैसे यकीन करूं मैं? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी वह सेक्रेटरी अभी अभी मुझे क्या कहकर गई है कि तुम्हारा और उसका अफेयर है। तुम दोनों रिलेशनशिप में हो और वह जानती है कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है इतनी बड़ी बात उसके मुंह से सुनने के बावजूद मैं उसे जाने देती? और यहाँ तुम उससे सवाल पूछने की जगह मुझ पर चिल्ला रहे हो। मैं इतने दिनों से तकलीफ में हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी तकलीफ नजर नहीं आई। ना ही तुमने मुझे मनाने की कोशिश की और ना ही अपनी साइड क्लियर करने की कोशिश की। लेकिन आज तुम्हारी सेक्रेटरी को मैंने एक थप्पड़ क्या मार दिया। तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? तुम्हारी आंखों में मुझे उसके लिए सिंपैथी और फिक्र नजर आ रही है। तुम उसके लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो, यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मेरी गलती सचमुच है भी या नहीं। तुम्हें अपनी बीवी का दर्द और तकलीफ नजर नहीं आता। उल्टा उसे एक्सप्लेन करने की जगह तुम मुझ पर ही एलिगेशन लगा रहे हो। एक बार भी नहीं पूछा कि मैं तुमसे दूर होकर तुम्हारे बिना कैसी हूँ और कैसी नहीं। और तुम्हें लगता है इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम पर भरोसा करूंगी? कभी नहीं रुद्र। कहते हुए निकिता लगातार रुद्र के कॉलर को हिला रही थी। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, वह दर्द से तड़प रही थी। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसका गला पूरी तरह भरा हुआ था, आंसू झरने की तरह उसकी आंखों से बह रहे थे, और शायद अब रुद्र को उसकी तकलीफ का अंदाजा हुआ था। वह निकिता के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, निकिता निकिता प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम। और इससे पहले कि रुद्र आगे कुछ कह पाता, पीछे से एक कर्कश आवाज उन दोनों के कानों में गई, क्या हो रहा है यहाँ? और इन शब्दों को सुनते ही रुद्र ने अपनी नज़र उठाकर सामने देखा तो सिवाय अपने चेहरे पर हैरानी और परेशानी जैसे भाव लेकर तेज कदमों के साथ निकिता के पास आया
और उसने जल्दी से निकिता के हाथों से रुद्र का कॉलर छुड़ाते हुए अपने सामने करते हुए कहा, मिस सिंघानिया, क्या हुआ? आप इस तरह रो क्यों रही हैं? और आपने मिस्टर रुद्र सिंघानिया को कॉलर से क्यों पकड़ा है? कहीं इन्होंने आपके साथ कोई बदतमीजी? कहते हुए शिवाय के चेहरे के रंग पूरी तरह डार्क होने लगे थे। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और अब उसने एक झटके में बिना कुछ सोचे समझे अचानक ही रुद्र के कॉलर को पकड़ लिया और गुस्से से दांत पीसते हुए उसे झकझोरते हुए अपना एक पंच उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इसके साथ बदतमीजी? रुद्र प्रताप सिंघानिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर शिवाय ने जैसे ही रुद्र को पंच मारना चाहा, तभी शिवाय की आंखों में निकिता के लिए तकलीफ देखकर रुद्र का भी पारा हाई हो चुका था। उसने भी एक झटके में शिवाय के कॉलर को पकड़ा और अपने दूसरे हाथ से उसके पंच को रोक लिया। अब रुद्र गुस्से से दांत पीसते हुए शिवाय पर चिल्लाकर बोला, खबरदार, तुम होते कौन हो उसके और मेरे बीच में बोलने वाले? बीवी है मेरी, जो चाहे कह सकता हूँ, उसे हक है मेरा। और रुद्र के इन शब्दों को सुनते ही शिवाय के चेहरे के रंग उड़ गए, उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे तो ऐसा लगा जैसे उसके सर पर पहाड़ टूट चुका हो। उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आ रही थी, जैसे मानो उसे इस बात पर यकीन ही ना हुआ हो। उसके हाथों की पकड़ रुद्र पर ढीली पड़ गई और अब वह कंफ्यूज नजरों से एक बार रुद्र और दूसरी बार नजर उठाकर निकिता की तरफ देखता है कि तभी निकिता अपनी आंखों में आंसू लिए एक झटके में शिवाय को रुद्र से अलग करते हुए चिल्लाकर बोली, हक था रुद्र, अब नहीं रहा, अब यह हक खो चुके हैं। और निकिता के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद अब रुद्र हैरान था। उसकी पकड़ एक झटके में शिवाय से छूट गई और अब वह निकिता की तरफ हैरान नजरों से देखते हुए बोला, निकिता, तुम यह क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? मुझे लगता है अब तुम्हारा यह पागलपन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब नहीं, तुम चलो मेरे साथ, अभी और इसी वक्त। कहते हुए रुद्र ने आगे बढ़कर निकिता के हाथ को पकड़ लिया और उसे लगभग खींचकर अपने साथ ले जाने को हुआ। तभी निकिता अपनी आंखों में आंसू लिए झटके से रुद्र के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लेती है और घूर कर रुद्र को देखकर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे रुद्र? कौन सा घर, किसका घर, जहाँ तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, बताने की कोशिश नहीं करते? दूसरी लड़कियों के साथ घूमने के लिए तुम्हारे पास वक्त है, लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं। जिसे दूसरों की तकलीफ तो नजर आती है, लेकिन अपनी बीवी की नहीं। सबसे पहले तो तुम मुझे यह क्लियर करो कि तुम्हारी लाइफ में आखिर मेरी जगह क्या है? तुम्हें मुझसे प्यार है भी या नहीं? तुम्हें मेरी ज़रूरत है भी या नहीं? जहाँ मैं दिन भर रात भर तुम्हारा इंतजार करती रहूं और तुम बाहर लड़कियों के साथ अय्यासियाँ करते रहो, जहाँ मैं सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हें रोक ना सकूं, और अगर रोकने की कोशिश करूं तो तुमसे प्यार भरे दो शब्द की जगह इंसल्ट सुनने को मिले, और हर बार की तरह तुम्हारा वही बहाना हो कि तुम बिजी हो, जहाँ मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के मुंह से यह सुन सकूं कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और मैं होती कौन हूँ, उसे रोकने वाली, जहाँ मैं अपनी आंखों से तुम्हारी रखेलों को तुम्हारे बिस्तर। और इससे पहले कि निकिता आगे कुछ कह पाती, निकिता, एक जोरदार चीख के साथ रुद्र ने निकिता पर अपने हाथ उठा लिए, जो महसूस कर निकिता का चेहरा एक तरफ झुकने को हुआ। तभी अचानक ही रुद्र के हाथों को किसी ने हवा में ही पकड़ लिया और रुद्र के हाथ हवा में ही रुक गए। उसने हैरानी से अपने हाथ की तरफ देखा तो शिवाय ने उसके हाथों को पकड़ रखा था, और अब शिवाय गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, बस रुद्र प्रताप सिंघानिया, बस बहुत हो गया, अब और नहीं। माना कि वह आपकी बीवी है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी नहीं जो आप उस पर हाथ उठा सकें। अगर उन्हें लेकर जाना है तो प्यार से लेकर जाइए, मैं आपकी यह हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने इन हाथों को लगाम दीजिए, वरना। कहते हुए शिवाय ने झटके से रुद्र के हाथों को नीचे की तरफ किया और उसे निकिता से दूर किया। शिवाय को निकिता के लिए इतना और प्रोटेक्टिव देखकर रुद्र को उस पर गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वह शिवाय से कुछ कहता, तभी शिवाय ने अपने दिल के दर्द को संभालते हुए निकिता को प्यार से समझाते हुए कहा, देखिए मिसेस सिंघानिया, आप लोगों को समझना चाहिए कि यह आप लोगों का घर नहीं है। यहाँ छोटी छोटी बातें लोगों के गॉसिप का कारण बन सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम है तो चुपचाप उनके साथ जाकर सॉल्व कर लीजिए, और अगर नहीं तो आप मेरे साथ घर चलिए और संभालिए खुद को। शिवाय की इन बातों को सुनकर निकिता अपने आंसुओं को काबू करते हुए हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ शिवाय, मुझे आपके साथ चलना है, चलिए। इतना कहकर निकिता शिवाय के साथ वहाँ से जाने को हुई। तभी रुद्र ने तन बदन में आग लग चुकी थी, क्योंकि वह शिवाय की आंखों में निकिता के लिए हद से ज़्यादा फिक्र देख रहा था। एक मर्द होने के नाते वह शायद इस फिक्र का मतलब भी समझ चुका था। जो चीज़ अब उसके बर्दाश्त के बाहर थी। वह गुस्से से अपनी जलन को छुपाते हुए चेहरे पर सरकास्टिक स्माइल लाते हुए जोर जोर से ताली बजाते हुए निकिता से बोला, ओह, तो यह बात है, तभी तो मैं कहूँ कि तुम मेरे साथ घर क्यों नहीं चल रही? कैसे चलोगी? नया आशिक जो मिल गया है तो आशिक के सामने पति को कौन देखता है?
अगर बात ऐसी ही है तो तुम सारे किए किराए का ठिकरा मेरे सर पे क्यों फोड़ रही हो? साफ साफ कहो ना कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। और मैं पागल फालतू यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि किस तरह तुम्हें मना लूँ, किस तरह तुम्हें वापस घर ले चलूँ। लेकिन मुझे तो अब समझ में आया कि यहाँ यह सब क्या चल रहा है। और रुद्र की इन तानों को सुनकर निकिता को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में रुके हुए आंसू एक बार फिर बहने लगे। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई और अब सिवाय को भी रुद्र पर गुस्सा आ रहा था। उसने झटके से पलटकर रुद्र की तरफ देखा और जैसे ही हाथों की मुट्ठियां कसते हुए आगे की तरफ बढ़ा, तभी निकिता जल्दी से सिवाय का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोकते हुए बोली, नहीं सिवाय, आप कीचड़ में पत्थर नहीं मारेंगे। कुछ लोगों की आदत होती है अपनी गंदगी को जस्टिफाई करने के लिए दूसरों के दामन में दाग लगाने की। बेवफाओं को हर कोई बेवफा ही नजर आता है। इस पर रिएक्ट मत कीजिए, चलिए यहाँ से। कहते हुए निकिता सिवाय को अपने साथ वहां से ले गई और अब रुद्र गुस्से से उन दोनों को वहां से जाता हुआ देखता रह गया। निकिता की आंखों में आंसू थे। वह बस तेजी से सिवाय का हाथ पकड़कर वहां से जा रही थी। तभी मिस्टर वालिया सभी हालात से अनजान मुस्कुराकर उन दोनों को पीछे से आवाज देते हुए बोले, अरे आप लोग जा रहे हैं? मैं आप लोगों को कब से ढूंढ रहा था। वह दरअसल डांस शुरू होने वाला था तो मैंने सोचा कि अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहे तो। और मिस्टर वालिया की आवाज़ सुनकर निकिता ने पीछे पलटकर नहीं देखा। उसके हाथों की पकड़ सिवाय के ब्लेजर के बाजुओं पर कसी हुई थी, क्योंकि रोने के कारण उसकी हालत कुछ इस तरह हो गई थी कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी ही गिर जाएगी। निकिता की इस कंडीशन को शायद सिवाय भी समझ चुका था, इसीलिए उसने निकिता के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए उसे हल्का थपथपाया, जैसे मानो उसे हिम्मत दे रहा हो। और अब उसने धीरे से पलटकर मिस्टर वालिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मिस्टर वालिया, वह दरअसल। और इससे पहले कि सिवाय आगे कुछ कह पाता, मिस्टर वालिया ने मुस्कुराकर सिवाय से कहा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सिवाय मिस्टर वालिया के कहे का मतलब समझ नहीं पाया कि तभी मिस्टर वालिया ने मुस्कुराकर सामने की तरफ सिवाय को इशारा किया। अब सिवाय ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि निकिता अपनी आंखों में आंसू लिए स्टेज पर चढ़ चुकी थी और उसके हाथों में वाइन की बोतल थी। कभी ना पीने वाली निकिता ने गटागट एक ही साथ में पूरी बोतल अपने गले से नीचे उतार ली और अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए उसने खींचकर फ्लोर पर वह बोतल फेंक दी। अचानक निकिता का ऐसा करने से सभी लोगों का ध्यान निकिता की तरफ गया कि तभी निकिता अपने हाथ में दूसरी वाइन की बोतल लेकर अपने बगल में खड़े डीजे की तरफ देखते हुए बोली, ओनली म्यूजिक, आई विल सिंग द सॉन्ग माई सेल्फ। निकिता की इस हरकत को देखकर सिवाय को कुछ अनजाना सा डर लगा। उसने अपने कदम धीरे से निकिता की तरफ बढ़ा ही थे कि तभी निकिता जोर जोर से हंसते हुए डीजे से माइक छीन लेती है और माइक में सभी लोगों की तरफ देखते हुए आंखों में आंसू लिए दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, लाइफ में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो आपसे बड़े बड़े बातें करते हैं, आपको ऐसा महसूस कराते हैं जैसे आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं। लेकिन एक दिन वह अचानक आपको एक झटका देते हैं और फिर आपको एहसास होता है कि यह एक सपना था। जी हाँ, सपना, एक खूबसूरत सपना जिसका टूटना दिल को बहुत दर्द देता है। ऐसे लोग आपका दिल तोड़कर तो चले जाते हैं, लेकिन कभी पलटकर नहीं देखते कि आप पर क्या बीत रही है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहती हूँ कि बस करो, मत करो ऐसा। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों, प्यार झूठा था तो जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों। ऐ सितमगर, तू जरा और सितम कर दे, आजा बेवजह सा ये रिश्ता ख़त्म कर दे। ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया ओ। निकिता अपनी आंखों में आंसू लिए अपने कदम रुद्र की तरफ बढ़ाते हुए उसके चारों तरफ गोल गोल घूमकर लगभग रोते हुए जोर जोर से हंसते हुए गा रही थी। उसका दर्द उसकी आंखों और आवाज़ में साफ नजर आ रहा था, जिसे आज सिवाय भी देख सकता था। निकिता अपने हाथों को हवा में उठाकर अपने खाली हाथों को देखकर दर्द से तड़पते हुए डांस कर रही थी। वाइन की बोतल को अपने होठों से लगाकर उसे लगभग पीते हुए अब सिवाय से यह देखा नहीं गया। वह आगे बढ़कर निकिता को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन निकिता सिवाय से भी संभल नहीं पा रही थी। वह उसे खुद को छुड़ाकर बार बार उधर की तरफ जाते हुए बोल रही थी, हम में जो था वो रहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, दिल में था कुछ तो कहा क्यों नहीं, था कभी प्यार तो इंसाफ मेरा कर दे, या कभी था ही नहीं साफ मना कर दे। निकिता अपने दिल पर हाथ रखकर लगभग फूट फूट कर रो रही थी, अपनी बातों को कह रही थी और रुद्र भी शांत खड़े होकर सिर्फ निकिता को अपनी दर्द भरी निगाहों से देख रहा था। रुद्र के हाथों की मुट्ठियां कस रही थी, क्योंकि सिवाय उसे बार बार संभालने की कोशिश कर रहा था। अब रुद्र की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे
उसने निकिता की तरफ अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी निकिता रुद्र की आंखों में आंखें डालकर अपनी लास्ट लाइन कहती है, जो सुनकर अब रुद्र को भी तकलीफ हो रही थी। बेदर्दिया, इतना रहम कर दे। ओ बेदर्दिया, बेदर्दिया, ओ यार, बेदर्दिया, बेदर्दिया, बेदर्दिया यार। कैसा बंजर सीना होगा इसमें जब तू ही ना होगा। तुझ बिन जी तो लूंगी, लेकिन जीना वह क्या जीना होगा। रुद्र ने निकिता के चेहरे को अपने हाथों में थामने के लिए हाथ बढ़ाए कि अचानक ही निकिता बेहोश हो गई। लेकिन इससे पहले कि वह गिर पाती, किसी की मजबूत बाहों ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और रुद्र अपनी ही जगह पर जम गया, क्योंकि यह बाहें उसकी नहीं बल्कि शिवाय की थी। अचानक अपनी ही बीवी को किसी और की बाहों में देखकर तो रुद्र के तन बदन में आग लग गई। वह झटके से दांत पीसते हुए निकिता को शिवाय की बाहों से छुड़ाने ही वाला था कि तभी शिवाय निकिता को यूं ही अपनी बाहों में संभाले हुए अचानक ही अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से से रुद्र की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, बस कोई भी ड्रामा करने की कोशिश मत कीजिएगा रुद्र प्रताप सिंघानिया। माना कि वह आपकी बीवी है, लेकिन वह मेरे साथ यहाँ आई है और अब मेरे साथ ही जाएगी, क्योंकि यह फिलहाल मेरी जिम्मेदारी है। अपनी फैमिली प्रॉब्लम आप लोग अपने घर में ही संभालो तो बेहतर होगा। और इतना कहकर शिवाय रुद्र को कुछ भी कहने का मौका ना देते हुए तेज कदमों के साथ निकिता को अपनी गोद में उठाए हुए उस होटल से बाहर निकल गया, जहाँ पार्टी में सभी लोग शिवाय रुद्र और निकिता को हैरानी से देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। मिस्टर वालिया की लगभग पार्टी का तमाशा हो गया था। सभी लोग आपस में गॉसिप करने लगे थे, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग यह जानते थे कि निकिता रुद्र प्रताप सिंघानिया की बीवी है, क्योंकि पहले अक्सर निकिता की फोटो रुद्र प्रताप के साथ न्यूज़पेपर में छपती ही रहती थी। हालांकि अभी भी बहुत से लोग इस बात से अनजान थे, लेकिन रुद्र प्रताप सिंघानिया एक बहुत बड़ा नाम था और शिवाय, जो कि पहले ही अक्षत का सेक्रेटरी होने के नाते फेमस था, यह मामला लोगों का अटेंशन बहुत अच्छे से गेन कर रहा था, जिसे मिस्टर वालिया ने बड़ी मुश्किल से थोड़ी ही देर में संभाल लिया था। लेकिन अब रुद्र का ब्राउन आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। रुद्र की आंखों में रुके हुए आंसू बह निकले थे, जिन्हें संभालते हुए वह तेज कदमों के साथ वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में शिवाय की आंखों में एक अलग ही दर्द था। वह दर्द भरी निगाहों से अपनी बाहों में बेहोश निकिता को देख रहा था, लेकिन फिलहाल वह कुछ भी कहना या सुनने की कंडीशन में नहीं था। उसे तो समझ नहीं आ रहा था अचानक उसके साथ हो क्या गया। कल तक वह जिस लड़की को वह अपने सपनों की रानी समझ रहा था, जिसके साथ शायद अपने खूबसूरत लम्हों को जीने के उसने ख्वाब देखे थे, वह ख्वाब पूरे होने से पहले ही टूट कर चकनाचूर हो चुके थे और उसके सपनों के वह खूबसूरत महल कुछ इस तरह ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गए, जैसे मानो एक हवा का झोंका आया और अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले गया। शिवाय का पहला प्यार, एक हैप्पी लाइफ की चाहत, सब सिर्फ एक शब्द में ही खत्म हो गया कि वह किसी और की बीवी है। शिवाय चाहकर भी इस चीज़ के लिए किसी को शिकायत नहीं कर सकता था और नहीं अपना दर्द किसी को बयां कर सकता था, क्योंकि शायद इन सब में उस लड़की की तो कोई गलती थी ही नहीं। वह तो शिवाय को एक तरफा मोहब्बत से पूरी तरह अनजान थी। शिवाय, जिसने आज तक अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर लोगों की सिर्फ जाने ली थी, आज पहली बार उसका दिल किया था कि वह किसी को अपनी जिंदगी बनाए, उसे इतना चाहे कि उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने से पीछे ना हटे। लेकिन सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वह नहीं जानता था कि निकिता और रुद्र की लाइफ में क्या चल रहा था और क्या नहीं। वह बस इतना जानता था कि निकिता आज जिस कंडीशन में है, यह कंडीशन यह साबित करती है कि निकिता रुद्र से बहुत प्यार करती है और यह देखकर उसे अपना प्यार दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था। देखते ही देखते लगभग पूरा सफर शिवाय की कसम में ही निकल गया। निकिता अभी भी पूरी तरह बेहोश कंडीशन में थी, गाड़ी की सीट पर लेटी हुई थी और उसका सर शिवाय की गोद में था। उस बेचारी को तो दूर दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसने जाने अनजाने में एक प्यार भरा दिल तोड़ दिया है। अब थोड़ी ही देर बाद शिवाय की गाड़ी जिंदल विला आकर रुकी। वहीं दूसरी तरफ अपने दोस्त की दर्द भरी कंडीशन से अनजान खुशी और अक्षत एक दूसरे की बाहों में ब्लैंकेट में लिपटे एक दूसरे को प्यार जाहिर कर रहे थे। दोनों के बदन पर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। अक्षत खुशी के ऊपर हावी हुए उसे लगातार किस कर रहा था। वह इस वक्त खुशी के ऊपर झुके हुए उसे पूरी तरह शिद्दत लुटा रहा था और खुशी अक्षत की शरारतों से तंग आ रही थी। इस वक्त रात के लगभग 1:30 बज चुके थे और अक्षत उसे अपनी बाहों से आज़ाद करने का नाम ही नहीं ले रहा था। खुशी, जो कि पहले ही ऑफिस का इतना सारा काम करते हुए थक चुकी थी, वह लगभग 2 घंटे से अक्षत की वाइल्ड रोमांस को झेल रही थी। उसका पूरा बदन दर्द से चूर था और फाइनली अब वह फ्रस्ट्रेट होकर अक्षत पर नाराज होते हुए बोली, अक्षु प्लीज क्या कर रहे हैं, दूर हटिए मुझसे, ठरकी कहीं के।
देख रही हूँ आपने कितने दिनों से मुझे चैन से सोने नहीं दिया। बस जब देखो तब आपको रोमांस ही सूझता रहता है। पर अब तो आपने मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करवा दिया, वहाँ भी नहीं छोड़ते। बस मौका मिला नहीं कि चिपकने लगते हैं। मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहते हुए खुशी अक्षत के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धक्का दे रही थी। लेकिन अक्षत, जो कि इस वक्त खुशी के ऊपर हावी हो चुका था और उस पर न जाने कब से अपनी शिद्दत लुटा रहा था, खुशी के इस तरह धक्का देने से वह टस से मस नहीं हुआ, बल्कि वह खुशी पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए, जान क्यों वह काम करने की कोशिश करती हो जो होना नामुमकिन है। माना कि तुम्हें बहुत तंग करता हूँ, पर क्या करूँ, यह मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हें पाने की डिजायर मुझ पर हावी होने लगती है। कहते हुए अक्षत लगातार खुशी के होठों पर किस कर रहा था और लगातार खुशी को अपना प्यार जता रहा था। जहाँ एक तरफ प्यार के यह दो प्रेमी एक दूसरे को अपना प्यार लुटा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड एक खूबसूरत से होटल के एक बहुत ही लग्जरियस और आलीशान कमरे में एक लड़की किंग साइज बेड पर बैठी, अपने घुटनों को अपने सीने तक मोड़े हुए, एक जींस और टॉप पहने, आंखों में आंसू और कुछ दर्द लिए बैठी थी। और तभी उसके कमरे का दरवाजा किसी ने नॉक किया। दरवाजे के नॉक होने की आवाज़ सुनते ही लड़की हड़बड़ा गई और उसने जल्दी से टेबल पर रखा हुआ चाकू अपने हाथों में लिया। इसके बाद वह धीरे से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और दरवाजे के पीछे छुपकर अलर्ट पोजीशन बनाते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, कौन? मैं हूँ। बाहर से एक करक मर्दाना आवाज़ उसे लड़की के कानों में गई, जिसे सुनकर वह लड़की थोड़ी रिलैक्स हुई। और अब उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो अपने सामने एक हैंडसम से लड़के के हाथ में खाने की प्लेट देखकर उसने उस कमरे में आने की जगह देते हुए कहा, आप अंदर आइए। और तभी दरवाजे पर खड़ा राजीव उस लड़की के हाथों में चाकू देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन बोला, रिलैक्स, यहाँ मेरे रहते तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरे लोग हैं बाहर तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। और राजीव की बात सुनकर वह लड़की कमरे में आकर अपने बेड पर बैठते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आपने मेरी जान बचाई। और आई एम सॉरी जो मैंने आपसे वह बातें कही थी, लेकिन सच मानिए कि मैं वह सब नहीं कहना चाहती थी। बस मैं बहुत परेशान थी इसलिए। इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ। इनफैक्ट सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। अपने सामने नाइंसाफ़ी देखते हुए भी मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसे इग्नोर करने की कोशिश की थी। लेकिन तुमने सही वक्त पर मुझे मेरी गलती का एहसास करवा दिया। लेकिन एक बात बताओ, वह लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? और तुम हो कौन? दिखने और बोलचाल से तो हिंदुस्तानी लगती हो। तुम यहाँ उन गैंगस्टर के चक्कर में कैसे पड़ गई? और राजीव की बात सुनकर वह लड़की अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, सही कहा, मैं हिंदुस्तानी हूँ और इन लोगों के चुंगल में कैसे फंसी एक बहुत लंबी कहानी है। मेरा नाम सोना है। मैं बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। आज से ठीक 7 साल पहले सिर्फ 14 साल की उम्र में मैं गैरकानूनी तरीके से कुछ दलालों के जरिए यहाँ थाईलैंड आई थी ताकि कुछ पैसे कमा सकूँ। लेकिन मैं नहीं जानती थी यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और सोना की बातों को सुनकर राजीव हैरान होते हुए बोला, सिर्फ 14 साल की उम्र में? लेकिन इतनी कम उम्र में तुम्हें यहाँ इस तरह आने की क्या ज़रूरत थी? राजीव की बात सुनकर सोना अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोली, मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ है सर। मैं भी यहाँ खुशी खुशी नहीं आई, बल्कि अपनी मजबूरी के चलते आई थी। मैं जब सिर्फ 7 साल की थी मेरी माँ मर गई। जाते जाते वह अपने पीछे मेरी 3 साल की बहन और एक नन्हे से भाई को छोड़कर गई थी, जो उस टाइम मुश्किल से 3 महीने का था। अब उन दोनों के संभालने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी, इसीलिए मैं जैसे तैसे करके कक्षा 7 तक ही पढ़ पाई थी। पढ़ने में बड़ा दिल लगता था मेरा। स्कूल में जब मैडम जी पूछती थी कि बड़े होकर क्या बनना है, तो मैं बताती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरी माँ गरीबी के कारण इलाज के बगैर मर गई थी। लेकिन यह सपना बड़ी कमबख्त चीज़ है। सजते तो हर किसी की आंखों में है, लेकिन पूरे होने किसी किसी की किस्मत में लिखा होता है। और मेरी किस्मत साला भैंस की पूंछ से लिखी थी। कहते हुए उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान थी। मेरे पापा लोहे के कारखाने में काम करने वाले एक मामूली से मजदूर थे। एक बार उनकी एक छोटी सी लापरवाही के कारण उनके दोनों हाथ मशीन में चले गए और वह हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। उस वक्त मैं 13 साल की थी और इतनी कम उम्र में पूरे घर का खर्च चलाना अब मेरी जिम्मेदारी हो गई थी। मुझे कुछ आता जाता तो था नहीं, तो लोगों के घर पर बर्तन वगैरह मांज लिया करती थी। उससे ज़्यादा तो नहीं, बस एक वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाता था। एक दिन मेरा छोटा भाई बहुत बीमार हो गया। जांच कराने पर पता चला कि उसे पोलियो हो गया है। उसका एक पैर पूरी तरह खराब हो चुका था। यह जानकर बाबा बहुत दुखी हुए।
क्योंकि एक वह भाई ही तो उनकी उम्मीद थी, उनके बुढ़ापे का सहारा। गांव के मामूली से वैद्य ने बताया कि अगर मेरे भाई को शहर ले जाया जाए इलाज के लिए तो शायद वह ठीक हो जाए। इसी उम्मीद को लेकर बाबा ने गांव के एक मुंशी से पैसे ले लिए। भाई को शहर जाकर इलाज तो कराया, लेकिन भाई ठीक नहीं हुआ। उल्टा मुंशी से लिए हुए पैसों का ब्याज इतना बढ़ गया कि वह अक्सर हमारे घर में जाकर तोड़फोड़ करता था। बाबा को बहुत मारता था। हम सभी भाई बहन बहुत रोते थे, लेकिन वह लोग कुछ सुनते ही नहीं थे। और एक दिन उसकी नज़र मुझ पर गई। उस वक्त मैं 14 साल की हो चुकी थी। उस मुंशी ने बाबा को ऑफर देते हुए कहा कि अगर वह मुझे उसके साथ भेज दे तो बाबा का सारा कर्ज भी चूक जाएगा और ऊपर से वह मेरे बाबा को 20,000 रुपये भी देगा। लेकिन बाबा ने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया। तो मुंशी के लोगों ने बाबा को बहुत मारा। मुझसे यह देखा नहीं गया, तो मैं मजबूरी में आकर मुंशी की बात को मानने के लिए तैयार हो गई। गाँव में पहले ही यह शोर था कि मुंशी कम उम्र की लड़कियों को शहर और विदेशों में सप्लाई करता था, उन्हें ऊंची कीमत पर बेच देता था। और मेरे साथ भी वही हुआ। वह लोग मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और एक दलाल के हाथों मुझे थाईलैंड भेज दिया। यहाँ कई सारी लड़कियों को अलग अलग डीलर के हाथों बेच दिया गया। मेरी किस्मत अच्छी थी जब मुझे एक डांस बार के मालिक ने खरीद लिया। अब इसे अच्छी किस्मत कहें या बुरी पता नहीं, क्योंकि डांस बार में हमें 12 से 14 घंटे तक डांस करना पड़ता था। कभी कभी छोटी मोटी कमाई हो जाया करती थी, जिसे मैं एक दलाल के हाथों अपने गांव भेज दिया करती थी। और वह दलाल भी इतना कमीना कि हर पैसे में 60% का कमीशन लेता था। मेरे गांव सिर्फ चिल्लर ही जा पाते थे। एक दिन मुझे खबर मिली कि बाबा बीमारी के कारण चल बसे और अब मेरी बहन जो कि 17 साल की हो चुकी थी, वह पढ़ने में काफ़ी तेज थी, तो मैंने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे भेजने शुरू कर दिए ताकि उसे कहीं काम ना करना पड़े और वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अब मेरे भाई और मेरी बहन को उन्हें देख तो नहीं सकती थी, लेकिन वह जहाँ भी हैं खुश हैं, यह सोचकर ही अपने दिल को शांति दे देती थी। बस यूं ही दिन गुजरते गए। मैं जब 16 साल की हो गई थी, तभी डांस बार के रूल्स के मुताबिक मेरी खूबसूरती देखकर कई कस्टमर मेरी कीमत लगाते थे, लेकिन वह कीमत सिर्फ 1 या 2 लाख की थी। लेकिन मेरे डांस बार का मालिक बहुत ज़्यादा लालची था। वह जानता था मेरी कीमत 5 या 10 लाख मिल सकती है, इसीलिए उसने मुझे किसी के हवाले नहीं किया। शायद मेरी खूबसूरती ही मेरी इज्जत की रखवाली करती थी। मेरे ही सामने मेरी कई सहेलियों की इज्जत आबरू लूट ली गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। हर पल मुझे यह डर रहता था कि ना जाने मेरा नंबर कौन सा होगा। और देखते ही देखते मैं 18 साल की हो गई और फाइनली वह दिन आया जिसका इंतजार मेरे बार के मालिक को हमेशा से था। विदेश से एक अंग्रेज आया जिसने मेरी कीमत 5 लाख लगाई। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे बार के मालिक ने मुझे उसके पास एक 5 स्टार होटल में जाने के लिए बुक कर दिया, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था। इसीलिए मैं उन लोगों की आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग गई। मैंने अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन जाने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं थी और 15 दिन बाद मैं दोबारा उन लोगों के हाथ लग गई। बार के मालिक के हाथ से वह कॉन्ट्रैक्ट तो चला गया, इसीलिए उसने गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। मारते मारते उसने मेरी चमड़ी उधेड़ दी थी, लेकिन मैं भी अपनी बात पर कायम थी। मुझे डांस करना तो मंजूर था, लेकिन किसी के बिस्तर पर जाना नहीं। कुछ महीनों बाद फिर से एक ऊंची कीमत पर मेरा सौदा तय हुआ। बार का मालिक जानता था मैं भागने की कोशिश कर सकती हूँ, इसीलिए उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं भागने की कोशिश करूंगी तो वह गांव में मेरी बहन और भाई को मरवा देगा। इस बार मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे इस बार एक बहुत ही आलीशान पार्टी में भेजा गया था, किसी अमीरजादे का दिल बहलाने के लिए। ना चाहते हुए भी मैं उस पार्टी में गई, लेकिन यहाँ मेरी किस्मत पलट गई तब जब थाईलैंड के माफिया की नज़र मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे देखते ही मुझ पर अपना हक जता लिया और मुझे अपने कमरे में पहुंचाने के लिए कहा। बर्बाद तो मुझे वैसे भी होना था, वह अमीरजादा तो कुछ कर नहीं पाया। मुझे उस माफिया के कमरे में भेज दिया गया। वह माफिया मुझे अपनी गंदी नज़र से देखने लगा। दिखने में करीब 35-40 साल का बूढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वह मुझे बर्बाद कर पाता, अचानक ही उसे एक फ़ोन कॉल आई और उसे पता चला कि उसका स्मगलिंग का माल पकड़ा गया है। उसके किसी अड्डे पर सीबीआई की पुलिस की रेड पड़ी है। ना चाहते हुए भी उस माफिया को वहां से जाना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने बार के मालिक से मुझे खरीद लिया था और अब मुझे उसके विला में पहुंचा दिया गया, जहां देखते ही देखते 5 दिन का वक्त बीत गया।
हर दिन मुझे यही डर था कि वह वापस ना आ जाए, लेकिन 5 दिन बाद मुझे खबर मिली कि उस माफिया को फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है और वह कुछ दिन तक जेल में ही रहेगा। यह सुनकर मैंने भगवान का शुक्र मनाया, क्योंकि अब मैं उसकी खरीदी हुई चीज थी और आसपास उसके विला के बाहर उसकी टाइट सिक्योरिटी थी। मैं चाहकर भी वहां से भाग नहीं पाई। अब मैं थोड़ा खुश होकर उस घर में रहती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उस घर का छोटा मोटा काम करना पड़ता था, जो बड़ी बात नहीं थी। बदले में मुझे माफिया द्वारा कुछ पैसे अपने घर भेजने के लिए मिल जाते थे। और यूं ही 1 साल का वक्त बीत गया, लेकिन अब बारी थी मेरी खुशियों को नज़र लगने की। एक दिन उस माफिया का एक भाई बस यूं ही उस विला में घूमने आया था और उसकी नज़र मुझ पर अटक गई। उसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैंने जवाब में उसे थप्पड़ मार दिया। यह बात उसके ईगो पर लग गई। वह उसी वक्त मुझे मारना चाहता था, लेकिन उस माफिया के अड्डे पर मुझे मारना शायद उसे सही नहीं लगा। वह मेरे साथ जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी कीमत माफिया ने चुकाई थी। उससे पहले अगर कोई मुझे छू लेता तो यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती, और यही सोचकर उसके भाई ने खुद को रोक लिया। लेकिन अब वह मुझे चैन से जीने भी तो नहीं दे सकता था, इसीलिए वह हर दिन किसी न किसी बहाने मुझे टॉर्चर करता था, जानवरों की तरह मारता था। मैंने लगभग 1 साल तक उसका टॉर्चर सहा। कभी कभी तो दिल करता था मैं खुद को मार लूं, और एक दिन मैंने ऐसा करने की कोशिश भी की। मैंने अपने हाथों की नस काट ली थी। ज़्यादा खून बह जाने से मेरी जान को खतरा हो चुका था, लेकिन उस माफिया के भाई ने किसी तरह मेरी जान बचा ली, और अब उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने खुद को मारने की कोशिश की तो मेरे बाद वह मेरी बहन का सौदा करेगा, उसे उठा लेगा। और अब मेरे पास मरने का भी रास्ता नहीं था। अब मैं यह दर्द सहने के लिए मजबूर थी, तब तक जब तक मेरी सांसें खुद बंद ना हो जाएं। लेकिन अभी 2 महीने पहले वह माफिया जेल से छूट चुका था। उसकी आज़ादी की खबर सुनकर मुझे ज़्यादा खुशी नहीं हुई, क्योंकि इतने दिनों तक उसके घर में रहने के बाद मुझे पता चल चुका था कि माफिया का भाई तो सिर्फ एक ट्रेलर है। वह माफिया तो उससे भी ज़्यादा क्रूअल है। इनफैक्ट थाईलैंड में जितने भी गलत काम होते थे उनमें सबसे बड़ा हाथ उसी का होता था। लड़कियों का जिस्म फरोशी का धंधा उसका मेन बिजनेस था। इसके यहाँ तक कि वह बार ओनर भी उसका ही आदमी था। यह जानने के बाद मुझे उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब वह जेल से बाहर आया तो पता नहीं क्यों, लेकिन वह मुझसे शादी करना चाहता था। मुझे पता चला कि उसे अपना बच्चा चाहिए, जो उसके बाद उसकी इस काली दुनिया को संभाले, और इसीलिए वह मुझसे शादी करके अपना बच्चा करवाना चाहता था। मुझे भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बर्बादी तो मेरी किस्मत में ही लिखी थी, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो। लेकिन मैंने उससे वादा लिया था कि अगर मैं उससे शादी करूंगी और उसकी सारी बात मानूंगी तो वह मेरी बहन और भाई पर नज़र नहीं डालेगा, बल्कि उनकी लाइफ को बहुत अच्छा कर देगा। और उसने मुझे वादा भी किया। मैं भी शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन शादी वाले दिन अचानक मुझे पता चला कि उस माफिया ने वादा तोड़ दिया है। और सिर्फ वादा ही नहीं तोड़ा, बल्कि मुझे तकलीफ देने के लिए उसके भाई ने मेरी बहन को किडनैप करवा दिया है। मुझे जब इस बारे में पता चला, मैंने माफिया से मदद मांगने की कोशिश की ताकि वह मेरी बहन को बचा सके, लेकिन मेरे पैरों तले जमीन तब निकली जब मुझे पता चला कि मेरी बहन को किडनैप करवाने वाला तो माफिया ही है। इनफैक्ट इतने दिनों से मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे सब पता था, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई को रोका नहीं था, बल्कि उसका साथ दिया था। और यह जानकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। अपनी बहन की इज्जत और भविष्य बचाने के लिए ही तो मैं उस माफिया के सामने झुकने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जब मेरी बहन ही खतरे में है तो अब मेरे पास उस माफिया के पास रहने के लिए कोई वजह नहीं थी। इसीलिए जब वह माफिया उस दिन होटल में शादी के लिए तैयार हो रहा था, मैं सही मौका देखकर वहां से भाग गई और आपसे मिल गई। और उस दिन बारिश के दिन जब आप एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, मैं एक बार फिर उन लोगों के हाथ लग गई थी, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली। बस यही मेरी कहानी है। मेरा भाई कैसा है, कहाँ है, मैं नहीं जानती, और मेरी बहन को उन माफियाओं ने कहाँ रखा है यह भी नहीं जानती। बस भगवान से प्रार्थना है किसी तरह मेरी बहन उन लोगों के हाथों से बच जाए, वरना जिस तरह उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी बहन को भी बर्बाद कर देंगे। कहते हुए सोना जोर जोर से रोने लगी, और उसी तरह रोता हुआ देखकर राजीव उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा। देखो, शांत हो जाओ, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। तुमने आज तक बहुत कुछ सहा है, अब तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकती। इतना कहकर राजीव अपने ख्यालों में खो गया। फ्लैशबैक। राजीव थाईलैंड के अपने होटल से निकलकर वापस रसिया की फ़्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जब रास्ते में उसकी नज़र कुछ गुंडों पर गई जो सोना को अपने साथ किडनैप करके ले जा रहे थे, और राजीव ने सोना की मदद करने के इनकार कर दिया था। वह वापस अपनी गाड़ी में बैठकर जा ही रहा था कि तभी सोना की बातों ने उसे अंदर तक परेशान कर दिया।
और तभी उसने देखा कि सोना को वह लोग जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर लेकर जाने लगे। और अब राजीव ने डिसाइड किया कि वह सोना की मदद करेगा। अब राजीव अपनी गाड़ी में बैठा और ड्राइवर को गुंडों की गाड़ी ओवरटेक करने का ऑर्डर दिया, जिसके लिए राजीव के बॉडीगार्ड ने उसे समझाने की कोशिश भी की, लेकिन अब राजीव अपने फैसले को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। राजीव ने अपने बॉडीगार्ड से कहा, अगर तुम लोगों को डर लग रहा है तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मैं अपना फैसला ले चुका हूँ, जिसके लिए मैं अब अपने कदम पीछे नहीं ले सकता। इतना कहकर राजीव ने दोबारा ड्राइवर को गाड़ी ओवरटेक करने का ऑर्डर दिया और अब ड्राइवर ने गुंडों की गाड़ी को वेट करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में राजीव की गाड़ी अचानक गुंडों की गाड़ी का रास्ता रोक लेती है। उन लोगों ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए ब्रेक लगाया। इस वक्त उस जगह पर बहुत तेज बारिश और तूफान हो रहा था। अब उन गुंडों में से उनका हेड तिलमिलाते हुए गाड़ी से बाहर आया और राजीव को धमकी देते हुए बोला, ए निकल यहाँ से, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना वह हालत करूँगा तेरी कि खुद को पहचान नहीं पाएगा। जानता भी है कौन है हम थाईलैंड के सबसे बड़े माफिया के लोग हैं और यह लड़की उनकी प्रॉपर्टी है। चुपचाप यहाँ से चले जा अगर अपनी भलाई चाहता है तो। अगर तुम थाईलैंड के माफिया के आदमी हो तो मैं भी राजीव दीक्षित हूँ। मैंने उस लड़की की मदद करने का डिसाइड किया है और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर राजीव ने उन लोगों के ऊपर गन तान दी और अब थोड़ी बहुत फाइटिंग के बाद राजीव के लोग उन गुंडों पर भारी पड़ रहे थे। राजीव के बॉडीगार्ड्स भी उसकी पूरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि राजीव पहले से ही बहुत अच्छा फाइटर था। उसका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। हालांकि अगर वह चाहता तो बिना फाइटिंग के भी सोना को अपने साथ ले जा सकता था। बदले में उसे बस माफिया किंग ब्लैक डेविल का नाम लेना होता। लेकिन सोना की मदद करना राजीव का अपना पर्सनल मामला था और इसके लिए वह ब्लैक डेविल के नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि भले ही अक्षत का नाम इस्तेमाल करके राजीव सोना को बिना किसी परेशानी के अपने साथ ले आता, लेकिन फिर उसे अक्षत को भी इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती, क्योंकि भले ही अक्षत माफिया किंग ब्लैक डेविल ही क्यों ना हो, उसके ऊपर भी कई तरह के नियम थे। वह दूसरे माफिया की लाइफ में बिना बात के दखल नहीं दे सकता था। और सबसे बड़ी बात यहाँ राजीव की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वह अपने दम पर कुछ करना चाहता था, जिसमें वह कामयाब भी हुआ। थोड़ी ही देर में उसने सोना को आज़ाद कर लिया और अब वह सोना को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते में सोना ने रोते हुए उसका धन्यवाद दिया, लेकिन राजीव को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। एयरपोर्ट पर जाकर राजीव ने सोना को अपने बॉडीगार्ड के संरक्षण में देते हुए कहा, ध्यान से सुनो, तुम दोनों मुझे अर्जेंट रसिया के लिए निकलना है, लेकिन इस लड़की की सुरक्षा करना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं अगले 2 दिन में इस लड़की को सही जगह पहुंचाने का पूरा इंतजाम करूंगा, लेकिन फिलहाल इसकी सिक्योरिटी तुम लोग करो। और इतना कहकर वह सोना की तरफ देखते हुए बोला, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सही से रहने का बंदोबस्त खुद देख लूँगा। और इतना कहकर राजीव अपने फ्लाइट के लिए निकल गया, लेकिन तभी शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तेज बारिश और तूफान के कारण राजीव की आज की फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी थी। इसका मतलब साफ था कि राजीव आज थाईलैंड छोड़कर नहीं जा सकता था और अब राजीव को अपने बॉडीगार्ड और सोना के साथ वापस होटल के लिए निकलना पड़ा। लेकिन इस बार राजीव ने समझदारी दिखाते हुए होटल चेंज किया था, ताकि गुंडे आसानी से उन तक ना पहुंच सके। फ्लैशबैक एंड प्रेजेंट टाइम, इन बातों को याद करते हुए राजीव की नज़र सोना पर गई, जो कि काफ़ी बुरी तरह रो रही थी। अब राजीव ने सोना को एक बार फिर समझाते हुए उसे खाना खाने के लिए कहा और उसे हिम्मत दी कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में शिवाय की कार निकिता के साथ जिंदल विला आ चुकी थी। निकिता अभी भी पूरी तरह बेहोश थी, इसीलिए शिवाय ने निकिता को अपनी बाहों में उठाया और तेजी से जिंदल विला के अंदर जाने लगा। आमतौर पर रात के वक्त जिंदल विला के अंदर किसी भी सर्वेंट को जाना मना था, लेकिन क्योंकि निकिता पार्टी में गई हुई थी और वह कभी भी आ सकती थी, इसके लिए खुशी ने शांति आंटी को ड्यूटी पर लगा रखा था। शांति आंटी हॉल के सोफे पर सोई हुई थी कि जब उन्होंने हॉल के अंदर किसी की तेजी से आते हुए महसूस किया और अब वह जल्दी से उठकर बैठी तो सामने निकिता को शिवाय की बाहों में देखकर उसे कुछ ठीक नहीं लगा। अरे क्या हुआ इन्हें? आपने इन्हें अपनी बाहों में क्यों ले रखा है? सब ठीक तो है? और शांति आंटी की बात सुनकर शिवाय यूं ही निकिता को अपनी बाहों में लिए शांति आंटी से बोला, आई थिंक आपको क्वीन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, और पहले यह बताइए कि इनका रूम कहाँ है। शिवाय की बात सुनकर शांति आंटी ने शिवाय को ऊपर निकिता के कमरे की तरफ इशारा किया और अब उन्होंने मामले को समझते हुए इंटरकॉम से खुशी को कॉल की। खुशी, जो कि हर चिंता से परे अक्षत की बाहों में चैन की नींद सो रही थी, क्योंकि अक्षत ने उसे जी भरकर प्यार किया था
और वह काफ़ी थक चुकी थी। इस वक्त रात के लगभग 3 बज रहे थे। कुछ रिंग के बाद खुशी ने नींद में ही कॉल रिसीव की और शांति आंटी की बात सुनकर उसकी नींद 1 सेकंड में ही उड़ गई। वह हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी। वह अपने बदन ब्लैंकेट संभालते हुए जैसे ही बिस्तर से उठने वाली थी, तभी अचानक ही अक्षत ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी नीली नज़रों से देखते हुए बोला, क्या बात है जान, तुम इस तरह कहाँ जा रही हो? और अक्षत की बात सुनकर खुशी बेड के साइड में लगे हुए हैंगर से अपनी नाइट ड्रेस उठाकर पहनते हुए थोड़ा कंफ्यूज और परेशान होते हुए बोली, नीचे से शांति आंटी का कॉल आया था अक्षु। सिवाय निक्की को अपनी बाहों में लेकर आया है और निक्की बेहोश है। आई थिंक मुझे जाकर देखना चाहिए। और इतना कहकर खुशी अपनी नाइट ड्रेस के ऊपर अपना सरग पहनते हुए बेड से उठकर खड़ी हो गई। वह अपने सरग के नोट को बांधते हुए तेजी से कमरे से बाहर निकली और अब खुशी को इस तरह जाता हुआ देखकर अक्षत उसे अपनी गहरी नीली नज़रों से चेहरे पर कुछ अजीब और अलग एक्सप्रेशन लिए जाता हुआ देख रहा था। कुछ ही देर में अक्षत ने भी अपनी बॉडी पर अपना नाइट ड्रेस पहना और खुशी के पीछे कमरे से बाहर चला गया, क्योंकि शायद वह समझ चुका था कि अब कोई ना कोई तमाशा तो जरूर होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ खुशी तेज कदमों के साथ निकिता के कमरे में गई, जिसका दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। शांति आंटी और सिवाय कमरे में ही मौजूद थे। सिवाय धीरे से निकिता को बिस्तर पर सुलाकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, अचानक अपने सामने खुशी को देखकर उसकी नज़र नीचे हो गई। हेलो क्वीन, कहते हुए सिवाय ने खुशी को ग्रीट किया और शांति आंटी थोड़ी पीछे हो गई। तभी खुशी परेशान होते हुए निकिता की तरफ देखती है और सिवाय की तरफ देखते हुए बोली, सिवाय यह निक्की, इसे तुम उठाकर क्यों लाए? सब ठीक तो है ना? कहते हुए खुशी जल्दी से निकिता के पास बैठ गई और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसके चेहरे को थपथपाते हुए उठाने की कोशिश करने लगी। निक्की, निक्की तू ठीक तो है? क्या हुआ तुझे? खुशी निकिता को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकिता होश में बिल्कुल भी नहीं थी। उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया कि तभी खुशी की नज़र निकिता के आंखों के नीचे बहे हुए आंसुओं की लकीरों पर गई, जिसके कारण निकिता का मेकअप पूरी तरह बिगड़ चुका था। काजल पूरी तरह आंखों के नीचे फैला हुआ था और उसके मुंह के पास से शराब की बदबू आ रही थी। इससे पहले कि खुशी कुछ समझ पाती, तभी अक्षत भी कमरे में आया और आते ही उसने अपने कोल्ड वॉइस में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? सिवाय तुम अभी तक गए नहीं? और यह निकिता को क्या हुआ है जो तुम्हें रात के इस वक्त इसे अपनी बाहों में उठाए हुए जिंदल विला के अंदर तक आना पड़ा? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे विला में बिना इजाज़त अंदर आना माना है? जवाब दो मुझे। इन शब्दों को कहते हुए अक्षत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उसकी बातों में नाराज़गी साफ देखी जा सकती थी। कि तभी अक्षत की इन बातों को सुनकर सिवाय ने थोड़ा घबराते और लड़खड़ाते शब्दों में कहा, सॉरी किंग, वह दरअसल मैं इस तरह आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। मिस सिंघानिया अपने होश में नहीं थी तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा। अब क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया है, आई थिंक मुझे जाना चाहिए, इजाज़त दीजिए। इतना कहकर सिवाय वहाँ से जाने लगा कि तभी खुशी अचानक ही अपनी जगह से खड़े होकर लगभग कमांडिंग टोन में सिवाय को आवाज़ देते हुए बोली, रुक जाओ सिवाय, तुम भूल रहे हो मैंने तुमसे कोई सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। बताओ आखिर क्या हुआ है निक्की को? मैंने उसे तुम्हारी जिम्मेदारी पर भेजा था और तुम्हें खास इंस्ट्रक्शन दिए थे कि उसका अच्छे से ख्याल रखना, तो फिर यह सब कैसे हुआ? और खुशी के इन शब्दों को सुनकर सिवाय के चलते हुए कदम रुक गए। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी और गिल्ट के भाव थे, यह सोचकर कि शायद उसने निकिता का ख्याल ठीक से नहीं रखा था और इससे पहले कि वह कुछ कहता, अक्षत शायद मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा चुका था और इसीलिए उसने फिलहाल बात को टालने के लिए सिवाय को ऑर्डर देते हुए कहा, सिवाय, आई थिंक तुम्हें बहुत देर हो रही है, तुम जा सकते हो। अक्षत के अचानक इस ऑर्डर को सुनकर खुशी कन्फ्यूजन से अक्षत की तरफ देखने लगी कि तभी सिवाय एक बार फिर तेज कदमों के साथ वहाँ से जाने को शुरू होता है, क्योंकि वह अक्षत के ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर सकता था और अब खुशी को अक्षत और सिवाय पर गुस्सा आ रहा था। अगर दूसरी बात होती तो खुशी शायद इस बात को इग्नोर कर देती, लेकिन इस बार सवाल निकिता की कंडीशन का था। खुशी गुस्से से अपने हाथों की मुठ्ठियां कसते हुए तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर गई और कॉरिडोर में सिवाय को जाता हुआ देखकर एक बार फिर गरजती हुई आवाज़ में बोली, रुक जाओ सिवाय, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो, यह तुम्हारी क्वीन का ऑर्डर है। इतना कहते हुए खुशी अपने चेहरे पर कोल्ड ओरा लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी और अब वह एक बार फिर सिवाय के सामने आकर खड़ी थी। अब सिवाय यह महसूस कर चुका था कि मामला शायद गंभीर हो रहा है। उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर अक्षत की तरफ देखी तो अक्षत उसे अपनी कोल्ड नज़रों से देख रहा था। सिवाय की नज़र
अक्षत की नज़र की तरफ देखकर खुशी समझ चुकी थी कि शिवाय ने अक्षत के कारण अपनी जुबान बंद कर रखी है, लेकिन खुशी भी डेविल क्वीन थी। अगर उसने किसी चीज़ के लिए फैसला लिया है तो उसे कोई बदल नहीं सकता था। खुशी उसे दांत पीसते हुए लगभग कोल्ड और गरजती हुई आवाज़ में बोली, वहाँ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो और जवाब दो। मैं दोबारा नहीं पूछूंगी। और एक बात याद रखना, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे सामने ब्लैक डेविल क्वीन है और क्वीन के ऑर्डर को इग्नोर करने की सज़ा तुम अच्छे से जानते हो। जब क्वीन का सिक्का चलता है तो उसे रोकने की हिमाकत किंग भी नहीं करते। तो अब बेझिझक बोलना शुरू करो। अक्षत की तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर कोल्ड वॉइस में, आई एम राइट अक्षु। और खुशी के एटीट्यूड को देखकर अक्षत चाहकर भी उसकी बात को इग्नोर नहीं कर पाया, क्योंकि उसने खुशी को अपनी क्वीन की पोजीशन दी है। क्वीन मतलब राजा के बराबर बैठने वाली वह औरत जिसे उसने अपने बराबर की शक्तियाँ दी है। और अगर ऐसे में वह खुशी की बात को इग्नोर करता तो यह खुशी के लिए डिसरिस्पेक्ट की बात होती, जो शायद खुशी के सम्मान पर एक चोट होती, जो अक्षत कभी भी चाहता नहीं था। और इसीलिए अब उसने ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाया, जो देखकर खुशी एक ठंडी सांस लेते हुए शिवाय से बोली, अब तुम्हारे लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा, जल्दी बोलो। और अब अक्षत के ऑर्डर को सुनकर ना चाहते हुए भी शिवाय ने बताना शुरू किया, जी वो क्वीन सिंघानिया बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इसीलिए उन्होंने ड्रिंक की है। इमोशनल हो गई थी मतलब मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बोलो बात क्या है? जी दरअसल हम लोग जब पार्टी में गए तो वहाँ मिस्टर रुद्र प्रताप सिंघानिया और उनकी सेक्रेटरी, कहते हुए शिवाय ने लगभग सारी बात खुशी को बताई, जिसे सुनकर खुशी के हाथों की मुट्ठियाँ कसती जा रही थी और चेहरे पर गुस्से के साथ डार्क ओरा गिरता जा रहा था। खुशी का खून लगभग पूरी तरह खोल रहा था और पूरी बात जानने के बाद खुशी दांत पीसते हुए अपने आप से बोली, इस रुद्र प्रताप सिंघानिया का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मुझे लगा था पिछली बार की वार्निंग के बाद उसे अपनी गलतियों से सबक मिलेगा और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन लगता है कि उसे बहुत ऊंचा सुनने की आदत है। और यह इसकी सेक्रेटरी, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी निक्की को हर्ट करे। पिछली बार मैंने उसके चेहरे का जो मेकअप किया है, लगता है उसे बहुत पसंद आया है, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी की डिमांड कर रही है। इन दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिलहाल थैंक यू सो मच निक्की की हेल्प के लिए, अब तुम जा सकते हो। और खुशी की बात सुनकर शिवाय हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला गया। और तभी खुशी की नज़र सामने शांति आंटी की तरफ गई, जिन्हें देखकर खुशी ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, आंटी आप निकिता का ख्याल रखने के लिए उसके पास ही रहिए, शायद होश में आने के बाद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, और हाँ अगर वह होश में आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। खुशी के ऑर्डर को सुनकर शांति आंटी हाँ में सिर हिलाकर वापस निकिता के कमरे की तरफ चली गई। जान सुबह होने वाली है, आई थिंक तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, कहते हुए अक्षत वहाँ से तुरंत ही जाने को हुआ कि तभी खुशी अक्षत को जाता हुआ देखकर उसे पीछे से आवाज़ देते हुए अभी कोल्ड वॉइस में बोली, अक्षु एक मिनट, आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको कोई काम सौंपा था रुद्र प्रताप सिंघानिया के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिर वह आजकल कर क्या रहा है, जो इतना बिजी है कि अपनी फैमिली को टाइम भी नहीं दे सकता और हर वक्त बिजी है का बहाना बनाकर वह सचमुच किसी के साथ इन्वॉल्व है या इसके पीछे कोई और वजह है। और जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझे इस काम के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा था, लेकिन आज 24 दिन हो चुके हैं और मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरा काम अब तक क्यों नहीं किया? कहते हुए खुशी अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अचानक ही अक्षत के सामने आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर अपने सवाल के जवाब का इंतजार करने लगी। खुशी की बात सुनकर अक्षत उसके बात को लगभग इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोला, जान इस बारे में हम लोग सुबह बात करते हैं, फिलहाल मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है एंड आई थिंक आई नीड ए रेस्ट एंड यू टू। कहकर अक्षत वहाँ से जाने को हुआ कि तभी खुशी अचानक ही उसका हाथ पीछे से पकड़ती है और अपनी कर्कश आवाज़ के साथ बोली, आराम भी कर लेना अक्षु, इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए और चले जाइए, क्योंकि इस सवाल के साथ मुझे तो नींद नहीं आने वाली। और खुशी की इस बात को सुनकर अक्षत अपने माथे पर 2 उंगलियों को रगड़ते हुए लगभग बहाना बनाकर खुशी की बात को टालते हुए बोला, वो एक्चुअली जान मैंने अपने लोग लगा रखे हैं, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलने के कुछ वक्त लगेंगे। और अक्षत की बात सुनकर खुशी अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लेकर अपना सर झटकते हुए अक्षत के सामने आई और लगभग हंसते हुए बोली, बहुत अच्छा मजाक कर रहे हैं अक्षु, अक्षु बीवी हूँ मैं आपकी, जिस्मों का नहीं धड़कनों का रिश्ता है हमारा, आपकी आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कोई काम अपने हाथों में लें और वह वक्त पर पूरा ना हो, यह इम्पॉसिबल है,
1 या 2 दिन की देरी तो फिर भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतने दिनों तक आपको सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में प्रॉब्लम हो, इस बात पर यकीन कभी नहीं करूँगी। मुझे अच्छे से पता है कि आपको रुद्र के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, और आज नहीं बल्कि बहुत पहले, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जो मैंने आपसे कोई काम कहा और आपने नहीं किया। जान कहते हैं आप मुझे, तो फिर अपनी जान से झूठ बोलने की क्या वजह है, मैं जान सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार कटघरे में आपका भाई खड़ा है, इसीलिए आपने अपनी जान के शब्दों को दरकिनार कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लैक डेविल अक्षत जिंदल के दिल में अचानक ही अपना भाई प्रेम जाग गया और इसीलिए उन्होंने अपनी जान को अंधेरे में रखने का, उसे बेवकूफ़ बनाने का फैसला ले लिया, उसके भरोसे का गलत फ़ायदा उठाने का डिसाइड कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अक्सू के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका भाई हो गया? वह भाई जो गलत है, वह भाई जो अपनी बीवी को इतनी तकलीफ़ दे रहा है कि वह हर पल तिल तिल कर मर रही है, और अपनी दोस्त को तकलीफ़ में देखकर उसकी जान भी तकलीफ़ में है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने ना ही सिर्फ मेरे शब्दों को इग्नोर किया है, बल्कि मेरे दर्द को भी इग्नोर किया है। मैंने आप पर भरोसा किया था अक्सू, यह सोचकर कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मेरे अक्सू के लिए मेरे शब्द पत्थर की लकीर है जो कभी नहीं बदल सकते। वह मेरे काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरा करेंगे, मुझे सच का आईना दिखाएंगे। बताइए अक्सू, आपने मेरे भरोसे को क्यों तोड़ा? अगर ऐसा ही था तो मुझे कहा होता कि जान, इस बार मुझसे यह काम नहीं होगा, क्योंकि मेरे सारे दावे, मेरा प्यार, मुझ पर भरोसा सिर्फ वही तक सीमित है जहाँ तक तुम्हारे अगेन मेरा कोई अपना खड़ा नहीं हो जाता। और तुम मुझसे कभी भी सच की उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरी सभी कस्में, वह बातें, वह वादे सब झूठे हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि निकिता पर क्या बीत रही है, वह किस सिचुएशन को फेस कर रही है। आपको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आपका भाई गलत साबित ना हो जाए, वरना आप अपने भाई को क्या मुंह दिखाएंगे? यही बात है ना? जवाब दीजिए मुझे। कहते हुए खुशी की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसका गला भर चुका था। वह अक्षत की आंखों में देख रही थी और उससे लगातार सवाल पूछ रही थी, लेकिन खुशी की बातों को सुनकर अक्षत का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने गुस्से में आकर खुशी के कंधे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे दबाते हुए और अपनी नीली नज़रों से घूरते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर कहा, क्या कहा तुमने? मैं झूठा हूँ? मेरा प्यार, मेरे वादे झूठे हैं? तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और इम्पोर्टेंस रखता है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो जान, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्षत जिंदल के लिए उसकी जान से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, ना ही उसका भाई, ना ही उसकी फैमिली, ना ही यह दुनिया, और ना ही यह दुनिया का कोई भी रिश्ता। मेरी ज़िंदगी का हर एक रिश्ता और मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो। क्या तुम्हें मेरे प्यार पर इतना भी एतबार नहीं? हाँ, यह सच है कि मुझे सब कुछ पता है, और आज नहीं बल्कि कई दिनों पहले पता चल चुका था, लेकिन इसके बावजूद मैंने तुमसे यह सच्चाई छुपाई है। लेकिन इसके पीछे की वजह मेरा भाई नहीं, या उसके साथ मेरा रिश्ता नहीं, बल्कि कुछ और है जो मैं फ़िलहाल तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन तुम इस तरह से मेरी मोहब्बत पर सवाल उठाकर मेरी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकती, और वह भी सिर्फ अपनी दोस्त के लिए। क्या तुम्हारे लिए वह मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या उसके लिए तुम्हारी दोस्ती मेरे प्यार पर भी भारी है? क्या तुम्हें मुझसे ज़्यादा उसकी चिंता है? क्या तुम्हें अपनी दोस्त के आंसुओं के आगे मेरी मोहब्बत और तड़फ नज़र नहीं आती? क्या तुम्हारे लिए रुद्र की सच्चाई जानना इतना ज़रूरी है कि इसके लिए तुम अपने पति की नीयत और मोहब्बत पर भी शक कर रही हो? जवाब दो मुझे जान, जवाब दो मुझे। कहते हुए अक्षत लगभग चीख रहा था।